Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the Al Qaeda and Pakistani Taliban as terrorist declare किया गया किसके द्वारा? US. So recently the State Department of US says that it has added a key anti-Pakistan militant group and Al Qaeda branch to list of global terrorists. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दो प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, एक है तालिबान, दूसरे है अल कायदा. So who are these Talibans? So Taliban is a Sunni fundamentalist organization that is involved in Afghan politics, जो कि आज रूल भी कर रहे. So it is also a military group that is involved in an insurgency against the currently elected government in the Pakistan region. तो हम लोग जानते हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान is basically wanting to have and topple up the recent Pakistani government. और अभी जो तालिबानी है मेन इन लोग का जो मोटिव है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में कैसे ये लोग ने अपना कब्जा किया है. So this Talibani controlled almost 3/4 of the country from the period of around 96 to around 2001 of Afghanistan. ठीक है, और ये लोग स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं किस चीज का? शरिया और इस्लामिक लॉ का. सो द करंट हेड ऑफ तालिबान इज हिबतुल्लाह अखुंदाजा. ठीक है, सो आज हम लोग जानते हैं अबाउट दिस तालिबान who is basically fighting in this region of Afghanistan. Today they are controlling the regions of Afghanistan. और कैसे ये एक अपना जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ये एक पूरे दुनिया में ये फैलाना चाहते हैं. ठीक है, सो ऑल्सो वी कैन सी दिस अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज अल कायदा. तो अल कायदा के बारे में हम लोग सब जानते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस अल कायदा which is basically a multinational militant Sunni Islamic extremist network which is composed of jihadists. So here their targets includes even the United States bombing, September 11 attacks, okay, फिर 2002 बाली bombings. तो ये बहुत सारे जगहों पे अपना जो रुतबा है ये दिखा चुके हैं. तो आज यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1998 से 2011 तक कौन थे? ओसामा बिन लादेन. और 2011 से 2022 तक अयमान अल जवाहिरी. तो ये आज लीड कर रहे हैं कौन? किसको? अल कायदा को. तो ये ही एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. तो यूएस ने ये दोनों जो ग्रुप्स है इन दोनों ग्रुपों को डायरेक्टली बैन करके रखा है अमॉन्ग्स द टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों न्यूज में है. तो दैट्स द टॉपिक. नेक्स्ट पे आते हैं सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. सो सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स $3 बिलियन डिपॉजिट टर्म्स टू पाकिस्तान. तो हम लोग देख सकते हैं कि एक कंट्री जो कि पाकिस्तान है, ठीक है, हम लोग जान सकते हैं पाकिस्तान का हाल क्या हो रहा है अभी. इसी हाल में वो अपने ईगो में आके इंडिया के साथ ट्रेड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं. ठीक है, तो फिलहाल अभी सऊदी अरेबिया से उन लोग का इकोनॉमी चल रहा है बेसिकली किस चीज से? लोन से. ओके, और आज उन लोग का जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व्स नहीं है, उनसे बड़ा उन लोग का लोन है. कहां से? चाइना से. सो देयरफॉर आज यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने एक्सटेंड किया है लोन 3 बिलियन का. ठीक है, तो देख सकते हो दिस इज डायरेक्टली द मेन एलिमेंट दैट यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो इन दिस टाइम पीरियड वी कुड सी दैट सऊदी अरेबिया आज पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से बचाए है. ओके, विद सच नंबर ऑफ पैकेज इन द कमिंग टाइम्स पाकिस्तान फिर से कोई दूसरे कंट्रीज ढूंढ लेंगे और वहां से पैसा ले आके अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते जाएंगे. ठीक है, तो दैट्स द थिंग which basically goes with Saudi Arabia and Pakistan. ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल पावर प्लांट्स. तो यहाँ पे क्या है? जो पावर प्लांट्स का कंप्लायंस है पोल्यूशन कंट्रोल में वो आज बहुत बुरी तरह है. तो वी कुड सी दैट नॉट अ सिंगल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल हैज इंस्टॉल्ड द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. ओके, तो ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड which is called as FDG. So it seeks to remove the gaseous pollutants, that is the sulfur dioxide from the exhaust flue gases generated in furnaces, boilers, and other industrial processes due to the thermal processing, treatment, and combustion. So what are the types of methods that were used? It has been removed through wet scrubbing. It has been removed through spray dry scrubbing, wet sulfuric acid process, SNOx flue gas desulfurization, and dry sorbent injection systems. Okay, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हटाया जाता है जो सल्फर है, एक्सेस सल्फर है. लेकिन आज वेस्ट बंगाल पावर प्लांट्स में एक में भी ये जो डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस है ये कहीं पे भी आज इंस्टॉल्ड नहीं है. ठीक है, सो दैट्स द थिंग इज अ मेजर कंसर्न दैट इज द फेसिंग टुडे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल.
ठीक है, तो दैट्स द थिंग यहाँ पे, इसीलिए न्यूज पे है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड ड्यून्स ऑफ वाइजैग। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट साइंटिस्ट अर्ज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाइजैग। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर द things which are needed to be protected. So what are these coastal red sand dunes? They are popularly known as Eramati, E-R-R-A, Eramati, or Dibalu, Dibalu, Dibalu. Okay, so it is dissected and stabilized coastal red sediment mounds located between Vishakhapatnam and Bhimunipatnam in Andhra Pradesh. Okay, so they have very low water and nutrient retention capacity. So the dunes are susceptible to aerodynamic lift, and this is the push that lets something move up. So it is the force that is the opposite of the weight. And what gave the sands its unique red color? During the late Quaternary period, the sea level rose as much as 150 feet and fell away a number of times to the current level. So between these oscillating sea levels, the coast was submerged and exposed over and over again. Huge volumes of clay, silt, and sand covered the coast from where the sea water has receded. ठीक है, तो ये कहीं और जगह मिलता है हम लोग का इंडिया में? Yes, definitely. You can see these such sand deposits are very rare and have been reported only from 3 places in the tropical regions in South Asia. Basically, the Terry sands in Tamil Nadu, Eramati Dibalu in Visakhapatnam, and one more site in Sri Lanka. Also, we could find this respective element. ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज भी किया गया है हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, and therefore it has been declared as the Geo Heritage Site. So the Andhra Pradesh government listed it under the category of protect such sites in 2016. Okay, so यहाँ पे significance क्या है? They carry the imprints of the fall of sea level and its subsequent rise, the impact of climate, monsoon, and geological process on the sediments. So they are anthropologically and archaeologically important as they possibly contain the Mesolithic and Neolithic cultural material as well. ठीक है, so it needs to be protected for further study of the impact of climate change, as this Eramati Dibalu has seen both the glacial and the warm periods. ठीक है, तो इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज यहाँ पे जो ग्लेशियल पीरियड कोस्टल रेड ड्यून्स है, ओके, इनको बचाने के बारे में यहाँ पे एक प्रोसेस चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर द जियोलॉजिस्ट हु गो ओवर देयर एंड गो फॉर सच नंबर ऑफ रिसर्च इन दिस रेस्पेक्टिव ड्यून्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, वेजेस फॉर एमजी नरेगा साइट सुपरवाइजर्स। तो हम लोग जो यहाँ पे एमजी नरेगा जो हम लोग का स्कीम है, ठीक है, तो इन लोग यहाँ पे जो उनका काम देखते हैं, द फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स ऑफ द प्रोग्राम हु मोबिलाइज द वर्कर्स फेस इनऑर्डिनेट डिलेज इन गेटिंग देयर वेजेस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फ्लॉज इन द एमजी नरेगा। तो आज यहाँ पे जो वेजेस है, ये वेजेस इन लोग का प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेन्स आ रहा है कि वो लोग यहाँ से हट के यहाँ से जाके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए बिकॉज today we can see the less efficiency of this MG Narega getting worked in a permanent atmosphere, क्योंकि आज यहाँ पे जो ये लोग सुपरवाइज करते थे, ये लोग आज बचे नहीं है यहाँ पे, ये लोग आज यहाँ से काम छोड़ के कहीं दूसरी तरफ अपने कामों को मोड़ रहे हैं। तो डेफोर यहाँ पे जो एक डिमांड किया जा रहा है कि इन लोग का जो डिले है, ये डिले जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो पेमेंट्स है, ये पेमेंट्स जल्दी से जल्दी किया जाए। Okay, so this under MG Narega, wages of unskilled work is to be paid within 15 days, and if there is delay, the center has to compensate them. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि कैसे यहाँ पे उनका डिले चल रहा है और कैसे इसीलिए यहाँ पे कोई इनका जो कम आउटपुट चल रहा है, तो ये आउटपुट के बेसिस का काम मेन रीजन क्या है? इट इज ओनली दैट इज देयर इज द लैक ऑफ सुपरवाइजर्स हु आर सुपरवाइजिंग द वर्क and the mobility of the respective workers who is getting performance in this MG Narega. ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज था अबाउट दिस एमजी नरेगा। लास्ट में आता है कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट फर्स्ट विद द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक इज द रीजन, वी ऑल नो दैट दिस इज अ recent concept, as it was about a decade ago that the world started talking about the Indo-Pacific. Its rise has been quite significant today, and one of the reasons behind the popularity of this term is an understanding that Indian Ocean and the Pacific are linked strategically deeper. So although the center of gravity has shifted to Asia, the reason behind maritime routes, the Indian Ocean and the Pacific provides the sea lanes. So the majority of the world's trade passes through these oceans. So what is the significance of this ocean? Of this region, it is one of the most populous and economically active regions of the world, which includes 4 continents, basically Asia, Africa, Australia, as well as America. So the dynamism and vitality of this region is self-evident, that is 60% of the world population and around 2/3 of the global economic output. And the region is also a great source of
destination for foreign direct investments. And many of the world's critical and large supply chains have been in this region of Indo-Pacific. So there are vast reserves of marine resources in the Indian and Pacific regions combined, and also they have got rare earth metals accumulations. So the sizable coastlines and exclusive economic zones provide littoral countries with competitive capabilities for exploiting these resources. ओके सो आज इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये इंडो पैसिफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो पैसिफिक के थ्रू से इंडिया कुड कोऑपरेट विद अदर्स फॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. Also, Indo-Pacific extends from Africa to America, which makes a good connectivity region. यहाँ पे equal share in trade and investment होंगे. Also, the ASEAN countries with which India has got good relations, they are also a major partner in this Indo-Pacific collaborations. Also, if we need to dominate China, also we have to go for exclusive, safe and free Indo-Pacific regions. Okay, but still we could see that the countries in the region should have equal access. And the maritime domain awareness as well as the multipolar world today is very much essential to have a fast Indo-Pacific region. तो आज हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट है, basically also the Andaman Nicobar Islands, basically the east. This east is a very important collaboration through which we could connect ourselves to the regions or to the countries of Indo-Pacific via roadways, via railways, and through the region of our exclusive economic zone, basically through this Andaman Nicobar, we could connect ourselves via the Strait of Malacca to the region of Pacific. So in this way, to have a very good access in this region, we need to have a greater cooperation. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि कैसे connecting India's east with the India Pacific can make India progressive, and also how the Northeast could develop if such a number of concentration could be done in these areas, basically changing our attitude from going in from look test to act test. Okay, so यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे recently एक policies हुआ है, conversations हुआ है between all the respective ministers of the bordering states of the northeast, okay, alongside some of the bordering countries like Myanmar. Okay, तो यहाँ पे recently अभी बात चल रहा है कैसे हम लोग कन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे हम लोग मेडिकल टूरिज्म बढ़ाएंगे, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग लेवरेज करेंगे रीजनल डाइवर्सिटी को, सब चीज में. इवन बांग्लादेश इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गोइंग इन फॉर जियोकल्चरल डायमेंशंस इन द इंडो पैसिफिक. ठीक है, तो इन सच अ एरिया टुडे इफ यू आर कोऑपरेटिंग विद सच अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टुडे, इवन सच कोऑपरेशंस लाइक बिम्स्टेक कैन आल्सो हेल्प अस टू थिंक अबाउट द लुकतिस turning towards actis, and there lies the think and relate is especially within our own country. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि हाउ दिस इंडो पैसिफिक रीजन इज बेसिकली द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, and how this Indo-Pacific can make the Northeast very much progressive. So that's with the respective editorial, and you have got this 5 number MCQs. Please do attempt this and do join our WhatsApp as well as Telegram group for further updates, as well as also to get our free study materials. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.